हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। स्पेशली क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर जो भी पेपर हुआ था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आया इस। और अभी जो कंडीशन चल रही है कोविड-19 वाली, वो सारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ही कंडीशंस हैं। तो आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी के थ्रू क्वेश्चन आया है, और आज हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। स्पेशली ज़्यादा बात नहीं करते हुए, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं। 3 टाइप के मॉडल्स होते हैं। जियोमेट्रिक मॉडल होता है, एक्सपोनेंशियल मॉडल होता है और लॉजिस्टिक मॉडल होते हैं। ये 3 टाइप के मॉडल्स होते हैं इसके अंदर। तो 3 मॉडल्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं? एक है जियोमेट्रिक, दूसरा है एक्सपोनेंशियल, तीसरा है लॉजिस्टिक। ये जो 2 मॉडल होते हैं, जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होगा वहां प्रेजेंट होगा। ये लॉजिस्टिक होता है, यहां लिमिटेड रिसोर्सेज होगा। यानी अनलिमिटेड रिसोर्स का मतलब है फूड है, शेल्टर है, स्पेसेस है, अनलिमिटेड है। तो वहां पर अब ये इसमें हमारे सोचने की बात होती है कि अनलिमिटेड किसको माने। एक जो पॉपुलेशन है या एक हम इंडिविजुअल की बात करें, जैसे वायरस है, वायरस कितने जनरेशन तक उस रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, वो उसके लिए कंडीशंस होती है। जैसे एक वायरस है, एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही बहुत सारी सेल्स हैं जिसके जहाँ पे वो आप डिवाइड कर सकता है। फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उसके अंदर वो डिवीजन कर सकता है। तो उसके लिए वायरस के लिए हमारी बॉडी जो होगी वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज के तरफ वर्क करेगी। तो वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता है। अब अनलिमिटेड रिसोर्सेज में तो 2 टाइप के वर्किंग होती है। जियोमेट्रिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो पीरियोडिक ब्रीडर्स जो होते हैं, और एक्सपोनेंशियल होती है कंटिन्यूअस ब्रीडर। पीरियोडिक ब्रीडर्स वो होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन टाइम पीरियड फिक्स होता है, सीजनल। और कंटिन्यूअस जो होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, जो कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं। तो स्पेशली हमको ये ध्यान देना है कि जियोमेट्रिक जो है उसको एनसीईआरटी ने और लगा के इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। यानी कॉमन है नहीं, दोनों डिफरेंट हैं। इस चीज को हमको समझना होगा। हाँ, इन दोनों का जो कर्व है वो जे शेप में बनता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है जे शेप के अंदर अचानक से इसकी ग्रोथ हो जाती है, वो कंडीशंस बनती हैं। इसके कारण से इसको हम एक कंडीशन यानी अनलिमिटेड स्टेज के अंदर होता है, इसलिए हम इसको साथ में रखते हैं। लेकिन इसका जो दोनों के जो फार्मूलेज हैं, ये हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। लॉजिस्टिक की अभी अपन बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल की अपन बात करेंगे। स्पेशली अभी जो कंडीशन बन रही है कोविड की, कोविड-19 के अंदर, कोविड-19 जो वायरस है वो स्पेशली आपको पता होगा, ये कोरोना वायरस की 7th जनरेशन है। 7th जनरेशन है और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है इसमें, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है इसमें। अब इसके कई चीज जो होती है, डिवीजन जो होता है इसके अंदर। अब इसमें रिप्रोडक्शन रेट जो है, रेट जो है वो इसकी R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपने वो 2.5 to 2.6 के आसपास रहती है। यानी काफी ज्यादा इसकी रिप्रोडक्शन रेट है, उसके कारण से मल्टीप्लाई ज्यादा करता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि जो वायरस है
ये अपने सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के 80% तक कैरेक्टर्स रखता है, ठीक है ना। और एक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके ये 50% तक कैरेक्टर रखता है। यानी कि स्पेशली ये है तो वही वायरस, लेकिन इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो रेट है वो बढ़ गई। इसके कारण से इसका जो फैलाव है अपने अर्थ के ऊपर वो काफी ज्यादा हुआ है, ठीक ना। तो उसके कारण से हमें ये ध्यान में रखना होता है कि इसका एक और कारण अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन रेट तो है, और इसके में स्पाइक जो प्रोटीन होती है, स्पाइक प्रोटीन जो है वो इसमें 10 to 30 होती हैं। नॉर्मली जो वायरस होता है उसके अंदर 1 होती है, 2 होती है। तो स्पाइक प्रोटीन इसके अंदर ज्यादा है, जिससे ये ज्यादा होस्ट के साथ रिलेशन रख सकता है या ज्यादा मैक्सिमम सेल्स के साथ ये कनेक्ट हो सकता है, उससे इसका स्प्रेड ज्यादा होता है, स्प्रेडिंग इसकी ज्यादा होती है। दूसरी इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो आपके एंजियोटेंसिन जो प्रोटीन होती है वो स्पाइक प्रोटीन को कनेक्ट करने के लिए या सेल के साथ कनेक्ट होने के लिए वो जरूरी होती है। ये ह्यूमन बीइंग में भी प्रेजेंट होती है, डॉग है, कैट है, मंकीज हैं, ठीक है ना। अदर जो एनिमल्स हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका स्प्रेडिंग जो है, वायरस की स्प्रेडिंग एनिमल्स में भी है। उसके कारण से इसका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अपने वर्ल्ड के अंदर। तो स्पाइक प्रोटीन हो गया। और दूसरा इसके अंदर खास बात ये होती है कि इसमें डबल स्टेप रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है या मैकेनिज्म, डबल स्टेप मैकेनिज्म होता है, डबल स्टेप। उसके कारण से इसमें म्यूटेशन यानी वेरिएशन आते बहुत ज्यादा आते हैं, उसके कारण से एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है वो होती है। तो एक बेसिक अगर हम देखना चाहें तो हमें 2 पॉइंट्स देखने रख पड़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ के अंदर डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, और इसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है। फार्मूला तो आपने पढ़ लिया, आप उसको क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे, लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर या हम नॉर्मली उस चीज को कैसे समझेंगे उस फार्मूले को यूज करते हुए, ये आज हम समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द इक्वेशन nt इक्वल टू n0 ERT, ये NCERT ने दिया हुआ, ठीक है। E रिप्रेजेंटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे A नंबर दे दिया जियोमेट्रिक लॉगरिथम को, बेस नंबर ऑफ द लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम और एक नेचुरल लॉगरिथम, ये पॉइंट दिया। अब यहां पर खुद नीट का जो पेपर बनाने वाला है वो खुद इसको अलग अलग बता रहा है, तो यानी दोनों अलग अलग ही हैं। अगर आपने बुक पढ़ी हुई है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ज्यादा सोचने की, न तो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है न कोई समझाया हुआ है, सीधी सी बात लाइन लिखी हुई है। अगर आपने किताब को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो आप इस पर टिक करेंगे, अगर आपने किताब को अच्छी तरह नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस पर टिक करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। ये तो नॉर्मली जो बच्चा होगा अगर उसका अच्छी तरह से उसको रीड नहीं किया हुआ, एक आउटर ढंग से पढ़ा हुआ है, तो वो इसको टच करके आएगा। और अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा लेता, जियोमेट्रिक अगर इन दोनों के अंदर वो डिफरेंसेस करना चाहता है तो थोड़ा इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे अगर गलती करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के ऊपर गलती करेंगे। लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ये मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन है। अब जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड के अंदर आप देखोगे इंडिया का मैप के अंदर चाइना से देखो साउथ के अंदर सबसे पहले 13 जनवरी को ये आया। अलग अलग कंट्रीज के, जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें तो इटली कोरिया से यहाँ पर एंट्री हो रही है। उसके बाद अगर उत्तराखंड की बात करें तो यूके से हो रही है। उसके बाद पंजाब वगैरह की बात करें इटली से हो रही है। दिल्ली वगैरह में इटली से हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम गुजरात की बात करें तो अरेबिया कंट्री से हो रही है। यहाँ अगर हम मध्य प्रदेश वगैरह की बात करें दुबई से हो रही है, यूएसए से हो रही है, ठीक है। एंट्रियां ये यहाँ से आए हैं, थाईलैंड से हो रही है, ठीक है ना। इटली है, यूके है, मलेशिया है, दोहा है, कतर है, ईरान है, चीन है।
डिफरेंट टाइम पे ट्रांसफर हुआ। यानी कि दूसरी कंट्री में जब हम कहना चाहेंगे चाइना के अंदर नवंबर दिसंबर में जब इसका ओरिजिन हुआ या इसको देखा गया, उसके बाद में वो स्प्रेड हुआ अलग दूसरी कंट्रीज के अंदर, उस कंट्री से हमारे यहाँ पर ट्रांसफर हुआ अलग। इसके कारण से यहाँ पे स्प्रेडिंग खूब जबरदस्त हुई, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट थे वायरस के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात जो कर रहे हैं, अगर हम टाइम से देखें तो जैसे जैसे इसका ग्राफ बढ़ता है, जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी एकदम से पीक कर गया, ठीक है ना। इसी टाइप से हरियाणा में है, इसी टाइप से राजस्थान में है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वांटिटी भी अंदर डिफरेंसेज है, क्योंकि वहां पर कितना स्प्रेड हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो इफेक्ट डाल रहा है या एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इफेक्ट डाल रहा है, टेम्परेचर भी वेरी करता है, ठीक है ना। ये सारे सारे अभी हम इस पे बात करेंगे। तो ये पॉइंट था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, क्यों हम इसको टॉपिक को ले रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो अब बात कर लें हम बायोशूटर क्लासेस की। बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, चाहे वो नीट है, चाहे 11th-12th के टॉपिक्स हैं, क्योंकि 11th-12th के लिए नीट के हिसाब से हम उसको प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट को। आप बीएससी क्लासेज हैं या नेट की क्लासेज हैं, CSIR नेट क्लियर करेंगे। अदर कंपटीशन जो बीएससी के या हम कहेंगे बॉटनी के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करवाते हैं। तो आप हमारी क्लास से जुड़िए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको लोड करनी है और आपको हमारे को एक मेल करना है। हमारे मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दिया हुआ है, आप जो मेल करेंगे हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके साथ भी हम उन सभी को थैंक्स देंगे जिनके कारण से आज हमारा टॉपिक तैयार हुआ है। उन सभी को थैंक्स कहेंगे जिन्होंने इतना अच्छा टॉपिक लिखा, इतनी अच्छी रिसर्च की, जिसको पढ़ के आज हम आपको समझा रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम बात करेंगे। तो एनसीईआरटी की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिखा है, फूड और स्पेस रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है उसके अंदर। जब रिसोर्सेज ज्यादा होगी तो अनरेस्ट्रिक्टेड ही ग्रोथ होगी, कोई बात ही नहीं है। तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, इसमें एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में बताया, इसने 2 और लगा दिया दोनों के, देखिए दोनों में डिफरेंसेज है। अब अगर हम पॉपुलेशन को निकालते हैं किसी टाइम पीरियड में, तो पॉपुलेशन n है, किसी टाइम पीरियड में है वो t है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हुई, जितनी बर्थ हुआ, जितने बच्चे पैदा हुए, रिप्रोडक्शन हुआ, उसमें से डेथ को माइनस कर देंगे, वही तो हुआ ना पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। तो वो अगर मैं बर्थ को b से रिप्रेजेंट करता हूं, पर कैपिटा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पर कैपिटा। स्पेशली पर कैपिटा को भी समझना होता है कि क्योंकि पर कैपिटा क्या होता है, एक इंडिविजुअल का एक एरिया के अंदर बात करते हैं। जैसे हम नंबरिंग पे बात करेंगे तो हम एक नंबरिंग का एक एरिया, यानी कि जैसे हमने 1000 पे बात कर रहे हैं या 1 लाख पे बात कर रहे हैं, उस तरह से बात की जाती है। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो 1 लाख पे चली जाएगी, क्वांटिटी कम है 1000 पे, और कम है तो 100 के ऊपर चली जाएगी। पर कैपिटा एक एरिया होता है जिसके अंदर हम उस पॉपुलेशन की बात की जाती है, ठीक है ना। ये बिजनेस में भी पॉइंट यूज होता है, सभी जगह पे पॉइंट है। एक इंडिविजुअल के को हम अगर पॉपुलेशन को चेक करने के लिए अगर बिजनेस के अंदर बात करें, एक बिजनेस के एक फील्ड को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उसको देखने के लिए कैपिटा यूज होता है। तो एन साइज है, तो dn/dt जो वेरिएशन आया वो बर्थ माइनस डेथ आया इंटू एन, जो पहले की पॉपुलेशन थी। तो बी एंड डी जो होता है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंट्रिंसिक रेट नेचुरल इंक्रीज होती है। इंट्रिंसिक रेट जो होती है नेचुरली जो इंक्रीज हो रही है, यानी डेथ के बाद जो बच रहा है वो r होता है। तो dn/ आपके पास ये फार्मूला बन गया, dn/dt इक्वल टू rn, ठीक है ना। ये स्मॉल r एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए होता है और कैपिटल R जो होता है वो जियोमेट्रिकल के लिए होता है, ठीक है ना। यहां पर आपको 3 चीजें देखनी है, 3 एग्जांपल दे रखे हैं बुक के अंदर। फ्लोर बेटल R वैल्यू 0.12, ठीक है ना। ह्यूमन की पॉपुलेशन की R वैल्यू 0.0225 और नॉर्वे रेट R वैल्यू 0.15। ये जो वैल्यू है ये एनसीईआरटी ने स्पेशली लिखी हुई है, आपको ऐसा का याद करना है।
इस वैल्यू को हर बुक में हर अलग अलग होती है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी पे बेस करना होता है। एनसीईआरटी का ही डाटा आता है, तो हमें उस चीज के ऊपर देखना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न को अगर हम बात करते हैं तो इसमें जे शेप का कर्व का फॉर्मेशन होता है। अभी अपन बात करेंगे कैसे हो रहा है उसका। और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी, ठीक है ना। ये आर है वो आपकी इंट्रिंसिक रेट है, जो इंक्रीज हो रही है वो रेट है, यानी कि हम कह रहे हैं कि बर्थ माइनस डेथ, ठीक है ना, उसकी रेट है। ये टी टाइम है। एन जीरो जो स्टार्टिंग यानी कि जहां से हमने टोटल करना स्टार्ट किया, चाहे वो 100 था, 1000 था, 1 लाख था, उसके बाद में कितनी होती है वो उसको निकाल रहे हैं हम, तो वो एन जीरो है। ई जो है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। ये 2.7182 इसका फिक्स एक क्वांटिटी होती है, 2.71828, ये इसका वैल्यू है इसकी, ये फिक्स रहता है, ठीक है ना। इसको यूज करके हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को निकालते हैं। अब कैसे यूज होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, उस पर अपन बात करेंगे स्पेशली। ये तो एनसीईआरटी का है। अब एनसीईआरटी ने किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ये जो डायग्राम है ये रेड कलर का, ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है। ये ब्लू कलर के अंदर जो है वो आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ का है। ये टाइम के साथ में पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, कितने एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ये जो कर्व है, आप इस डायग्राम को देखेंगे तो पॉपुलेशन साइज की बात करें वो डेंसिटी, और टाइम के साथ हम उसकी ग्राफिंग करते हैं तो स्पेशली जो रेड कलर की लाइन है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा है, और ये डॉटेड जो हैं ये जो कंडीशंस है ये आपके जियोमेट्रिकल ग्रोथ, क्योंकि कंडीशंस है कि सीजनल है वो, ठीक है, उसमें तो कंटिन्यू तो ग्रोथ नहीं, तो उसको हमने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है कि ये थोड़ा इससे पहले होता है, वो अपन बाद में बात करेंगे कि कैसे हुआ, इस पे भी अपन, इसलिए आप लास्ट तक हम इसको जुड़े रहे हमारे इससे। और ये जो ग्रोथ हो रही है इस पे अपन बात कर रहे हैं। अगर मैं इस ग्रोथ को लॉगरिथम के अकॉर्डिंग उसको, यानी कि बेस किसी को माना जाता है, यहां पर हमने टाइम को बेस मान के बनाया। अगर मैं, क्योंकि लॉगरिथम भी फिक्स है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, उसको मान के अगर हम उसके अंदर ग्राफिंग करते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। ये आपके नेट के अंदर क्वेश्चंस आने का चांसेस रहते हैं इसके, कि लॉगरिथम के अकॉर्डिंग आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसका कर्व कैसा होगा, ठीक है ना। वहां जे शेप नहीं आएगा, वहां पे स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना। ये स्ट्रेट है इंक्रीजिंग कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। ये आपके नेट की है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये देखना है, इस पे अपन बाद में बात कर लेते हैं, अभी बात पीछे अब कैसे कोई टॉपिक ही है। तो अब अपन बात करते हैं स्पेशली ज्योमेट्रिक मॉडल की ग्रोथ की। दोनों में जे शेप कर्व बन रहा है, दोनों में मैंने कंडीशन बताई कि वो सीजनल है, वो कंटिन्यूअस है। तो जे शेप के अंदर हम बात करते हैं पीरियोडिक है, तो उसमें जो एन टी प्लस वन यानी कि जनरेशन, जो आज की जनरेशन और एक टाइम बाद में, 1 साल बाद में या 2 साल बाद में जो जनरेशन होगी वो, उसको अपन टी प्लस वन लिखा है एक जनरेशन बाद में, और एन टी जो है वो एट प्रेजेंट इस टाइम की पॉपुलेशन है। उसको हमने रेट जो अपने बर्थ माइनस डेथ किया था उसको आर कैपिटल से यहां पे दिखा रहे हैं जियोमेट्रिकल के अंदर, ठीक है ना। तो एन टी जो है वो है पॉपुलेशन साइज ऑफ द फीमेल एट द जनरेशन टी, ठीक है ना। टाइम पीरियड के ऊपर कितनी फीमेल जनरेशन थी, टी प्लस वन है एक अगली जनरेशन के ऊपर पॉपुलेशन साइज कितनी थी। आर जीरो है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, या हम कहेंगे नंबर ऑफ फीमेल प्रोड्यूस पर फीमेल पर जनरेशन, क्योंकि फीमेल ही प्रोड्यूस करेगी ना, वो कितनी इंक्रीज हो गई है, वो आर जीरो है। समझते जाना, बड़े सिंपल सी चीज है, कोई टफ नहीं है। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पे अगर देखता हूं तो अगर मैंने, ये तो सिंपल था आर, ठीक है, आर जीरो इंटू एन टी, ये तो सिंपल था। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक जनरल वे के अंदर, अगर मैं टी मान के चलता हूं
तो यहां पर वहां पे तो क्या था, ERT था, यहां पे N0R0T, ठीक है ना। इस फार्मूले को मैं यहां पे यूज करूंगा क्योंकि यहां लॉगरिथम की कंडीशंस नहीं आ रही है, ठीक है ना। इस फार्मूले को यूज करता हूं बटरफ्लाई के ऊपर, जिसकी लाइफ स्पेन जो है वो 1 ईयर की है, ठीक है ना। 1 ईयर के अंदर और उसकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो 1.5 है, एनटी जो है वो 100 है, ठीक है ना। अब इसमें हम जनरेशन टू जनरेशन, अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते तो 1.5 इंटू 100 150 हुआ, सिंपल सा। सेकंड जनरेशन में 1.5 इंटू ये इसमें आएगी पॉपुलेशन, तो 225 जनरेशन बनी। थर्ड के अंदर 1.5 225 तो 337.5 पॉपुलेशन बनी। फोर्थ के अंदर 506 और फिफ्थ के अंदर 759.37, ये जनरेशन बनती है। अगर मैं इस फार्मूले को यूज करता हूं तो भी वही कंडीशन बनेगी। अब यहां पर जो कंडीशन है वो ये देखने की होती है कि आर की वैल्यू क्या थी, 1 से कम थी या ज्यादा थी। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इनको सॉल्व करने के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आर क्या इफेक्ट डाल रहा है उस पॉपुलेशन के ऊपर, उसके ऊपर पॉइंट आउट होंगे। तो यहां पर अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो पॉपुलेशन डेक्लाइन हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आर की वैल्यू ज्यादा है पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, और आर की वैल्यू 1 के बराबर है तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, टोल एल के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर ये है, एलिफेंट सील के अंदर मैक्सिको के अंदर हमको देखते हैं, वाइल्ड वुल्फ के अंदर मोंटाना येलोस्टोन नेचुरल पार्क के अंदर है, अभी मैं इसके ऊपर भी बात करते हैं। और ब्लैक फुटेड फेरिट जो है उस पर अगर हम बात करें तो ये सारे एग्जाम्पल है जियोमेट्रिकल ग्रोथ के। मैंने अभी बताया आपको कि आर वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा लेगा। आर वैल्यू अगर कम हो रही है, अगर बढ़ रही है, देखो आर वैल्यू 1.05 है, फिर 1 हो गई, 1.15 है, 2 है, तो टाइम पीरियड यानी ग्राफ का जो कंडीशंस आ रही है, पीक पॉइंट आ रहा है, अब यहां पे तो यहां पे आ रहा था, इसका और आगे जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड कम जनरेशन के लिए अगर आर वैल्यू ज्यादा है तो डबल होने के लिए जनरेशन को कम टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये ध्यान में रखना है आपको हमेशा आर वैल्यू का। और दूसरा आपके हमने टूल एल की बात कर रहे हैं यहां पे, तो इंट्रोड्यूस किए 10 को 1978 के अंदर किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया इसको, उसके बाद में केवल 10 थे उस टाइम में, और जब 1998 के अंदर देखा तो 549 इंडिविजुअल मिले वहां पे। तो ये जो ग्रोथ थी वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ थी, या हम कहेंगे जियोमेट्रिकल ग्रोथ हुई, क्योंकि सीजनल है, ठीक है, कंटिन्यू ब्रीडर तो है नहीं, तो जियोमेट्रिकल ग्रोथ की बात कर सकते हैं हम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कंटिन्यू, या हम वायरस बैक्टीरिया के अंदर नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएंगे, उसमें स्पीड तेज होगी, ठीक है ना। अब उसकी भी अपन बात कर लेंगे कि क्या कारण होता है कि उसमें ज्यादा स्पीड होती है, जियोमेट्रिकल में तो धीरे होती है। रिकोलोनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं आपके एलिफेंट सील के अंदर, तो 1960 के अंदर लगभग खत्म होती, ब्लेबर के कारण से इसको काफी ज्यादा हंटिंग होती थी इसकी, और उसके बाद में इसको प्रोटेक्ट किया गया तो इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, ठीक है ना। ये थे कि जिनकी हंटिंग हो रही है, या जो अगर हम प्रीडेटर की बात भी करते हैं तो वो उनके अंदर भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी, या हम कहेंगे जियोमेट्रिकल ग्रोथ उसके अंदर मिलेगी। अगर वुल्फ की अगर बात करते हैं, ये नॉर्दर्न कनाडा के अंदर 1994 में कुछ सोशल सिस्टम के वहां से वुल्फ पे काफी खत्म कर दिया गया था, तो वुल्फ को प्रोटेक्ट किया गया, तो 1994 के अंदर इनको जियोमेट्रिकल ग्रोथ इनकी मिली। 2006 के अंदर तक अगर हम देखते हैं काफी इंप्रूवमेंट हुआ। उसी टाइप से 2000 के अंदर इनको प्रोटेक्शन करना स्टार्ट किया ब्लैक फुटेड फेरेट को, और इनकी काफी अच्छी यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। तो प्रीडेटर्स भी यूज होते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे एक जियोमेट्रिकल ग्रोथ के एग्जांपल थे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। ये मैंने पहले बताया, वायरस है, बैक्टीरिया है, इंटरनल पैरासाइट जो हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स हैं, सम इंसेक्ट्स हैं,
ये कंटिन्यूस पीरियड्स होते हैं। इसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है ना, और फाइनाइट रेट जो है उसकी 10% इंक्रीज करता है पर ईयर, ठीक है ना, तो उसका कितना मेंबर बनेगा? 10 के हिसाब से अगर हम करते हैं तो 100 होता है 1000 का, तो 1000 प्लस 100 1100, ठीक है, 1100 बना, ये पॉपुलेशन हुई। अब यहां पर एक चीज समझने की बात होती है कि अगर साल के अंदर एक ईयर का अगर वो कह रहा है 10% है, अगर मैं इसको 6 मंथ में डिवाइड कर देता हूं 5% के हिसाब से, तो 10% ही तो इंक्रीज हुआ। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो 1100 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, यानी कि 100 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो अगर मैं 5 में डिवाइड करूंगा तो भी क्या 100 ही ग्रोथ होगी उसकी? कभी आपने सोचा ये? जैसे अगर मैं इंटरेस्ट बैंक में जाता हूं, बैंक को मेरे को एनुअल मेरे पे इंटरेस्ट लगाता है बैंक, ठीक है ना, अगर वो मंथली लगाना स्टार्ट करे तो क्या मेरा अमाउंट जो ईयरली पे लगा, जैसे 10% या 5% बैंक ने दिया, जो एक साल में उन्होंने 5% लगाया और मैंने हर मंथ के अंदर उस 5% को डिवाइड कर दिया 12 के साथ में और वो कंटिन्यू लगाया, तो क्या इक्वल अमाउंट मिलेगी? अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी में लगवाता हूं, ठीक है ना, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। उसका एग्जांपल आपको बता देते हैं अभी। अगर 10% है, ठीक है ना, तो फर्स्ट जो जनरेशन थी वो तो 1000 थी, सेकंड जनरेशन में 1100 बना, 12 जनरेशन में 1210 बना, थर्ड जनरेशन में 1331 बना। ये 10% से है। अगर मैं इसको 6 मंथ से डिवाइड करता हूं, यानी कि 5% बना देता हूं, तो मेरे को फर्स्ट ईयर के अंदर तो वही 1000 है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के अंदर मेरे पास में यहां पर 1100 है, यहां 112 है, यानी 2 मेंबर्स इंक्रीज हो गए। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कंटिन्यू हो रही है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, तो नंबर इंक्रीज ज्यादा तेजी से होता है, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड को अगर करता हूं तो यहां पर सेकंड जिसमें 1210 है, यहां पर 1215 है, तो 5 मेंबर्स इंक्रीज हो गया। इसी टाइप से जितने ज्यादा, जितनी क्वांटिटी को हम, यानी कि टाइम को हम कम कर लेंगे, उतने ही मेंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं मेंबर्स, ठीक है ना, यानी पॉपुलेशन की साइज उतनी ही जल्दी इंक्रीज हो जाती है। ये आपको समझना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, कॉकरोच के अंदर पॉपुलेशन है 1000, एक वीक के अंदर 10 बर्थ हो रहा है और 50 जो है वो डेथ हो रही है, तो नंबर कितने इंक्रीज हुए? 50 हुए ना। अब चेंज इन नंबर, चेंज इन टाइम, तो चेंज इन नंबर के अंदर हम कैसे निकालेंगे? बर्थ माइनस डेथ रेट। तो चेंज इन नंबर, चेंज इन टाइम को हम डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी कर देते हैं। डेल्टा जो इंडिकेट करता है वो चेंजेस को करता है, तो बी माइनस डी यानी बर्थ माइनस डेथ हो गई। अगर मैं बर्थ रेट की बात करता हूं, ये तो 100 नंबर हैं, बर्थ कितना हुआ? अगर मैं बर्थ रेट की बात करता हूं तो 1000, क्योंकि 1000 पॉपुलेशन के ऊपर आया है 100, तो 100/1000 यानी 0.1 इंडिविजुअल पर वीक बर्थ होगी, और डेथ जो होगी वो 0.05 पर इंडिविजुअल पर वीक होगी, ठीक है ना। ये मैंने डिवाइड किया, बहुत सिंपल सा है। 50 डेथ हो रही थी, 50 को 1000 से भाग दे दिया, डिवाइड किया, तो 0.05 बना। रेट हमको परसेंटेज, उस जितने नंबर होते हैं उसको ही तो डिवाइड करेंगे, तभी तो उसकी क्वांटिटी बनेगी इंडिविजुअल एक की। तो एक की जो वैल्यू बनी वो बनी हमारे पर रेट, यानी डेथ रेट क्या हुई? 0.01, ठीक है ना। अब डेल्टा एन पर डेल्टा टी, बी एन माइनस डी एन। तो अब यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो डी एन ऑब्लिक डेल्टा टी होगी 0.10, क्योंकि बर्थ की 0.10 है, इंटू 1000 माइनस 0.05 इंटू 1050, तो वही तो 50 आ रहा था, ठीक है।
इस टाइप से हम इसका, अब यहाँ पे तो अगर मैं इस नंबर को जोड़ूंगा तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये फार्मूले होते हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी उस इक्वेशन की यानी उसकी क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर मैं अब यहाँ पर तो 1 वीक की बात कर रहे थे, अगर मैं एक डे की 1 डे की बात करता हूं तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 100/7 यानी कि लगभग एक दिन के अंदर 15 हो गए, और डेथ एक दिन के अंदर 7 हो गई। बर्थ रेट जो बनी 15/1000 0.015, और डेथ रेट बनी 7 कर दिया और 1000 किया तो 0.007। इससे अगर मैं निकालता हूं तो 8 क्वांटिटी आ जाती है पर डे के हिसाब से, ये वीक के हिसाब से आ गया, ठीक है ना। तो डेल्टा एन ऑब्लिक डेल्टा टी आर एन, इसको मैं अगर पॉपुलेशन को, ठीक है ना, अगर मैं इसको पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं इक्वेशन को अदर वे के अंदर लिखने की कोशिश करता हूं, जिसके अंदर मैं बताऊं एन टी इक्वल टू N0 ERT, यहां पर N0 जो है वो पॉपुलेशन है एट ए टाइम, जो NCERT जो बात कर रहा हूं, जो अपन ने पहले बात कर ली, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। E जो है नेचुरल लॉगरिथम है, जिसका वैल्यू मैंने बता दिया था। अगर मैं इसको यूज करता हूं तो N0 जो है जहां से पॉपुलेशन स्टार्ट हो कितने पे आनी है, ठीक है ना, एक जनरेशन बाद कितनी बननी है, तो N0 10 है, टाइम 2 है, ठीक है ना, टाइम 2 है, R.1 है, 10% हुआ, 10 का 1 जो 10 जब नंबर है उसका 10% होगा, 0.1 हुआ। तो सेकेंड जनरेशन के अंदर कितनी क्वांटिटी बनेगी, तो 10 E उसके ऊपर 0.1 इंटू 2, तो 0.1 इंटू 2 के अंदर 12.24 क्वांटिटी सेकेंड जनरेशन में मिलेगी। मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट को मैंने समझाने की कोशिश की है, इसको समझ लेना। स्पेशली ये तो हुआ इसको सॉल्व करने का मेथड। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें या इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो पहले के टाइम में जितना भी है उसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई जितनी कि पिछले 1000 ईयर के अंदर हुई है। उसका रीजन ही, अगर हम 100 ईयर के अंदर, एक सेंचुरी की अगर बात करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज सबसे ज्यादा प्रोवाइड हुई इस टाइम में। उसके कारण से ग्रोथ एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है ये, ठीक है ना। तो अभी की जो कंडीशंस हैं वो 7 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और अगर हम पूरी अगर सेंचुरी 21st सेंचुरी को अगर फिनिश करते हैं, अभी तो 2021 चल रहा है, अगर मैं 2100 के अंदर बात करता हूं, तो अगर आज 7 है तो करीब वो 11 मिलियन के आसपास हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो कंडीशंस हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही तो हुई। अब मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जियोमेट्रिकल ग्रोथ के अंदर रिलेशंस की बात करता हूं, तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करता हूं तो उसका फार्मूला होगा INR0 और T। अगर T कम है तो R ज्यादा होगा, यानी रेट ज्यादा हो जाएगी, और R ज्यादा है तो T कम हो जाएगा। अगर इन दोनों का रेशो की अगर हम बात करें, रिलेशन की बात करते हैं, अगर 1 है R0 यानी कि जियोमेट्रिक 1 है वहां पर उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल में 0.69 होती है। यानी कि अगर वो 1 मिनट में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, या मैं कहूं 100 के अंदर वो इंक्रीज 100 सेकंड में इंक्रीज करता है जियोमेट्रिकल के अंदर, तो एक्सपोनेंशियल के अंदर वो 0.69 के अंदर यानी 69 सेकंड के अंदर वो कवर कर लेगा, यानी 69 टाइम में वो पूरा कर लेगा। एक R की वैल्यू, R0 की वैल्यू 0.69 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तेजी से होगी, ठीक है ना। एक तो ये बात, R रेड्यूस हो रहा है तो इसके अंदर जनरेशन टाइम इंक्रीज होगा, ये R कम है तो जनरेशन टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। R अफेक्टेड होता है ऑर्गेनिज्म के साइज के साथ में और जनरेशन टाइम के साथ में। R की वैल्यू, जैसे जिनकी साइज ज्यादा है, ठीक है ना, जैसे एलिफेंट्स वगैरह हैं, साइज ज्यादा है, उनमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी बढ़ने की। ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, अगर हम उसको अगर पूरा सिस्टम देंगे यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज देंगे तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी,
ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी उसके अंदर, लेकिन उसकी रेट का धीरे होती है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर साइज बड़ी है। ठीक है ना, अभी इस पे अपन बात कर लेंगे। किसी भी चीज की जो मैक्सिमम ग्रोथ है, यानी कि मैक्सिमम रिप्रोडक्शन जो होती है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं RMX से। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि मैक्सिमम R जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात में, एक्टोथर्मल जो एनिमल्स हैं उसमें R मैक्सिमम जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रिप्रोडक्शन रेट इंक्रीज होती है। ठीक है, इसलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आपका बेस लाइन चीजें हैं, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। इसको मैं डायग्राम से अगर मैं समझाना चाहूं इसको, तो R की वैल्यू अगर देखो कम है यहाँ पे, ठीक है ना, अब इसके अंदर आप देखोगे R, तो टाइम पीरियड क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया। R कम है तो ज्यादा चल रहा है, और R ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम हो गया, ऑपोजिट है। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया कि कैपिटल R जो है, यानी कि जियोमेट्रिकल ग्रोथ की जो रेट है वो इसके 0.69 से होगा, यानी कि वो पहले ही कवर करेगा, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंसेज है। ठीक है, कर्व वही बन रहा है जे शेप का, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा, वो कम टाइम में ग्रोथ ज्यादा करेगी। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, मैं जैसे वेट के हिसाब से बात कर रहा था, अगर साइज यानी कि R जो है, ठीक है ना, वो आपकी ज्यादा है, ठीक है ना, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं जनरेशन टाइम की, ह्यूमन बीइंग के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, अगर उसकी रेट R की वैल्यू कम है तो उसमें जनरेशन टाइम ज्यादा है। जैसे R की वैल्यू ज्यादा है उसमें जनरेशन टाइम कम है, यानी कि जिसमें R ज्यादा है वो जल्दी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसी टाइप से मैं एलिफेंट के अंदर बात कर रहा हूं, या अमीबा के अंदर अगर बात करते हैं, बॉडी वेट अगर ज्यादा है तो उसकी R की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, उसके कारण से इनका रिप्रोडक्शन रेट कम होता है। समझ में आ गया मेरे हिसाब से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बिल्कुल अच्छी तरह मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें आप, जिससे हम उस चीज के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहें तो हम कर सकें। आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।